Hello friends, today we'll be starting with a new topic that is ancient history. ये पार्ट मैं पूरा कवर करूँगी स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोन एज। अगर मैं पहले हिस्ट्री के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँ कि पेपर में कैसे आती है, तो सबसे पहले तो हमें पता है हिस्ट्री प्रीलिम्स का भी पार्ट बनती है और मेंस का भी पार्ट रहती है। मेंस में ये जीएस पेपर 1 में पूछी जा रही है। इसके अलावा अगर मैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्लासिफाई करने की कोशिश करूं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सबसे पहले एंशियंट क्रोनोलॉजिकली जाने की कोशिश कर रहे हैं, देन मिडीवल, देन मॉडर्न, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड देन ऑब्वियसली वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन अगर कन्वीनियंस के लिए करना चाहे तो दैट इज आर्ट एंड कल्चर। इसमें से एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर आपका प्रीलिम्स का पार्ट भी बनेगा और मेंस का पार्ट भी बनेगा। बाकी रही बात पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ मेंस में पूछी जाती हैं। अनलेस एंड अनटिल कोई करंट का टॉपिक हो तो हो सकता है इसको करंट से लिंक करके प्रीलिम्स में पूछा जाए, वरना चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये मेंस में ही पूछे जाएंगे। अगर हम आगे देखें कि इसका वेटेज क्या रहता है, तो अगर मैं 2022 के ही एग्जाम्स की बात करूं तो उसमें रफली बोलूं तो एंशियंट से एक ही क्वेश्चन आया था, मिडीवल से भी एक ही आया था, मॉडर्न से लगभग 5 to 7 क्वेश्चंस थे, और अगर आर्ट एंड कल्चर से देखो तो 5 क्वेश्चंस के लगभग थे, 5 to 6 क्वेश्चंस थे। बट अगर मैं देखूं कि देखने में ऐसा लगता है कि एंशियंट की वेटेज है ही नहीं, एक क्वेश्चन के लिए क्यों पढ़ना है। बट एक चीज़ समझना कि आर्ट एंड कल्चर इतना फैक्चुअल है कि तभी समझ में आएगा जब हमें थोड़ा उसके पीछे का बैकग्राउंड पता हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है एंशियंट पढ़ना, बहुत ज़रूरी है मिडीवल पढ़ना। ऑल्सो यूपीएससी की हैबिट है, हम बोलते हैं यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल, तो इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी तरफ से एटलीस्ट पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहे। तो इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कम करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट बेयर मिनिमम तो हम करके ही जाए, लाइक एनसीईआरटी तो एटलीस्ट रीड कर ही ले। तो इस लेक्चर के थ्रू मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी इम्पॉर्टेंट एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन है जो कि आर्ट एंड कल्चर से भी लिंक किया जा सकता है, मैं उसको भी कंप्लीट करवाऊँ। ऑल्सो अगर हम प्री की बात ना भी करें तो, क्योंकि प्री तो क्वालिफाइंग है ना, आगे मीन्स की बात करें, मीन्स में तो एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो यू आर आउट ऑफ द रेस। तो मीन्स में बात करें तो मीन्स में तो कई बार इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एंशियंट हिस्ट्री। तो इससे अपने आप ये तो पक्का हो जाता है कि एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना तो ज़रूरी है ही, यू कांट लीव द टॉपिक एज सच। मूविंग अहेड, हम सब हिस्ट्री पढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हिस्ट्री का मतलब क्या है। तो हिस्ट्री आपकी एक ग्रीक वर्ड से आई है, हिस्टोरिया, जिसका मतलब है इंक्वायरी, एंड ऑब्वियसली हम हिस्ट्री में इंक्वायरी करते हैं अपने पास्ट के बारे में, हम जानना चाहते हैं व्हाट वाज देयर इन द पास्ट। तो बिफोर मूविंग अहेड लेट अस फर्स्ट सी कि ये डिवीजन जो है हिस्ट्री में ये कैसे किया गया। दिस डिवीजन इज बेस्ड अपॉन द एविडेंसेस दैट वर कलेक्टेड। एविडेंसेस किस फॉर्म में? रिटन फॉर्म में। अगर तो रिटन फॉर्म में एविडेंसेस नहीं थे तो हमने बोल दिया ये प्री हिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को लिखना नहीं आता था, मे बी लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी, या फिर वो लिखने लायक लैंग्वेज नहीं होगी, मे बी फोनिक मतलब सिर्फ साउंड के थ्रू देवर लाइक एक दूसरे से बात करते थे। तो ऐसे ही इंस्टेंसेस आपको मिलेंगे स्टोन एज में और अर्ली चारकोलिथिक पीरियड में। इसके बाद हमारे पास जब रिटन मटेरियल तो आ गया, बट हम अभी तक उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, मतलब हम अभी तक समझ नहीं पाए कि वो लिखा क्या है। तो दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोटो हिस्ट्री, जिसके अंदर हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जहाँ पे हमें कई सारी सील्स, कई सारे केव्स में कुछ कुछ एनग्रेविंग्स मिली हैं, बट हम अभी तक उसको ये समझ नहीं पाए कि उन एनग्रेविंग्स में क्या लिखा हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो हम मेजॉरिटी ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हैं उस 16th सेंचुरी बीसी के बाद की, लाइक फ्रॉम 16th सेंचुरी बीसी। क्यों? ये वही पीरियड है जब बुद्धा आए, ये वही पीरियड है जब महावीरा आए। उस टाइम पे खूब सारे टेक्स्ट लिखे गए अलग अलग लैंग्वेजेस में, और वो लैंग्वेजेस हम डिसाइफर अच्छे से कर पा रहे हैं। तो अगर हम इन तीनों क्लासिफिकेशन, इन तीनों हिस्ट्री के बारे में बात करें, जो लास्ट वाला पीरियड है हमने उसको बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी किया है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पीरियड अभी भी हम डिसाइफर कर रहे हैं। और अगर मैं बताऊं प्री हिस्ट्री के बारे में, तो प्री हिस्ट्री के बारे में हम जनरली
जो भी हम खुदाई करते हैं तो हमें जब अर्थ के अंदर से कोई टूल्स मिलते हैं या फिर जो भी सेरेमिक्स मिलते हैं और इन सब चीज़ों से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे क्या रहा होगा। आज की क्लास में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये स्टोन एज है इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे करके हम ये ट्राई करेंगे कि हम ये पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट करें। मूविंग अहेड, सबसे पहले स्टोन एज। तो स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है पैलियोलिथिक एज, फिर है मीजोलिथिक एज, फिर है न्यूलिथिक एज। तो एज या फिर पीरियड, तो जो पैलियोलिथिक पीरियड को माना गया है वो 2 मिलियन BC से 10,000 BC तक माना गया है। फिर मीजोलिथिक पीरियड को हमने 10,000 से 8,000 तक क्लासिफाई किया है एंड देन न्यूलिथिक को हमने 8,000 से 4,000 तक क्लासिफाई किया है। अब ये ईयर्स देख के आप ये कंफ्यूज मत करना कि मतलब एक पक्का वाला डिफ्रेंसिएशन है कि भाई जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है वो वही है तो ये जो ईयर्स हैं ये भी फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि ये पीरियड जो है ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड किए हैं। तो ये जनरली ये बस इसीलिए किया गया है ताकि स्टडी आसान की जा सके, पढ़ना आसान हो। क्लासिफिकेशन रहता है तो पढ़ाई आसान हो जाती है, उस पीरियड के बारे में याद करना आसान हो जाता है, बस उस कन्वीनियंस के लिए इसको क्लासिफाई किया गया है। तो जब हम पेलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो हम इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज। जब हम मीजोलिथिक की बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं लेट स्टोन एज। कुछ नहीं है, बस इसके दूसरा नाम ही है। और जब हम न्यूलिथिक की बात करते हैं तो न्यू का तो मतलब ही होता है न्यू, तो इसलिए न्यू स्टोन एज। अगर इसके बाद मैं ये बताऊं कि इंडिया में स्टोन एज की जो स्टोन एज ये पूरी सिविलाइजेशन रही इसकी रिसर्च काफ़ी लेट शुरू हुई, दैट इज़ इन 1863। और ये वही पीरियड है जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे। तो ही इज़ ऑल्सो ब्रिटिशर, रॉबर्ट ब्रूस फूट, ही इज़ अ जियोलॉजिस्ट। तो इन्होंने ही ये स्टडी स्टार्ट करी थी। और इसके बाद अगर हम देखें पैलियोलिथिक एज में या फिर पैलियोलिथिक पीरियड में को हमने अलग से क्यों पढ़ना चाहा, तो ये अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे हम देखेंगे कि जो स्टोन टूल्स थे बहुत ही रूडिमेंट्री थे, मतलब जो बेसिक एकदम जहाँ से उठाए मिले और उनको यूज़ कर दिया। तो आप देखोगे पैलियोलिथिक एज के जितने भी स्टोन टूल्स हैं वो बहुत रूडिमेंट्री है, मतलब ऐसे पत्थर को उठा के उनको डायरेक्टली यूज़ कर लिया। तो इसलिए हम पैलियोलिथिक एज को अलग से क्लासीफाई कर पाए। अगर आप इनकी डाइटरी हैबिट्स की बात करो तो देवर वेज एंड नॉन वेज बोथ। तो वेजिटेरियनिज्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, भाई उस टाइम पे तो जो मिल गया वो खा लिया। उसके अलावा देवर फूड गैदरर्स, तो घूम घूम के जो भी गिरा पड़ा मिलता था दे यूज टू ईट दैट। फूड प्रोड्यूस तो करना आता नहीं था अभी तक। एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन नहीं थी। ड्वेलिंग्स मतलब रहते थे केव्स के अंदर, केव्स में रहते थे, मतलब घर बनाना आता नहीं था। पर इनको एक चीज़ आ गई थी, वो है फायर। अच्छा, आग लोग किसके किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? अगर हम बेसिकली देखें तो आग हम यूज़ करेंगे सिक्योरिटी के लिए फ्रॉम एनिमल्स, जंगल में रहते होंगे एनिमल से बचाव के लिए, फॉर फूड एंड ऑल्सो नाइट लाइफ के लिए। भाई रात को हो सकता है 4 लोग बैठे हों तो रोशनी की ज़रूरत हो तो मे भी उसके लिए। अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे खाना ये घूम घूम के इकट्ठा करते थे और खाते थे, तो दे वर प्राइमरीली नोमैड्स, एक जगह पे नहीं रहते थे। एंड नोमैड्स भी स्मॉल ग्रुप्स में दे यूज टू ट्रैवल। पैलियोलिथिक एज को बिना फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। एक है लोअर पैलियोलिथिक एज जिसको हम अर्ली स्टोन एज भी कह देते हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज। फिर उसके बाद है हमारी मिडिल पैलियोलिथिक एज और फिर लास्ट में आती है हमारी अपर पैलियोलिथिक एज। अब इसको हमने जो डिफरेंशिएट किया है ये किस बेसिस पे किया है, एक मिनट। तो सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक एज। तो जो लोअर पैलियोलिथिक एज है आइस एज का टाइम मेजरली इसी में कवर होता है। तो अगर हम देखें तो अफ्रीका में ये 2 मिलियन ईयर्स, दिस MYA इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिलियन ईयर्स अगो। अफ्रीका में देखो तो ये 2 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हो गया था, बट इफ वी टॉक अबाउट इंडिया इट इज़ नॉट ओल्डर देन 6 लाख ईयर्स अगो। ओके, तो अगर अर्लीस्ट अगर पैलियोलिथिक साइट के बारे में अगर हम बात करें, लोअर पैलियोलिथिक साइट के बारे में, तो सबसे पहला एविडेंस आपको बोरी, दिस इज़ अ प्लेस इन महाराष्ट्र, यहाँ से मिलता है। इस टाइम पे पीपल जो लोग थे वहाँ के वो जनरली हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, बेसिक टूल्स यूज़ कर रहे थे। अगर मैं पिक्चर दिखाऊं तो कुछ ऐसी आप देख सकते हो कैसे रूडिमेंट्री हैं ये, मतलब बेसिक से हैं एकदम। वो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे थे इन लोअर पैलियोलिथिक एज। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे जब हम लोअर से मिडिल में गए
और जब हम मिडिल से फिर अपर में जाएंगे तो जो स्टोन टूल्स हैं उन वो कितने इम्प्रूव होते गए। तो अभी के लिए अगर हम सिर्फ अप लोअर पैलियोलिथिक पे फोकस करें तो इनके टूल्स कुछ इस तरह से दिखते थे। उसके अलावा इसके जो एविडेंस मिले हैं वो आपको एक सोन रिवर है जो कि अब पाकिस्तान में एरिया वो पड़ता है, तो वहाँ मिलेंगे, कश्मीर में मिलेंगे, थार डेजर्ट में, बेलन वैली, भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स का तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इसको फैक्ट्री ऑफ टूल्स भी कहते हैं क्योंकि जब यहाँ एक्सकेवेशन हुई तो खूब सारे टूल्स निकले। ऑल्सो ये और भी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है बट अभी नहीं बताते, लेट्स नॉट कन्फ्यूज दिस, और आगे बढ़ते हैं। एक बार अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक बार अगर हम देखें मिडीवल पैलियोलिथिक एज पे, तो मिडीवल अभी हमने देखा अपर पैलियोलिथिक एज, उसके बाद हम देखेंगे मिडीवल। तो मिडीवल में जो स्टोन के टूल्स हैं ना वो थोड़े से बेटर हो जाएंगे, और मिडीवल का एविडेंस आपको जनरली नर्मदा वैली और तुंगभद्रा रिवर के जो आसपास का एरिया है वहाँ पे दिखेगा। तो नर्मदा रिवर मतलब इस एरिया में कहीं आपको, ये देख रहे हो भीमबेटका केव्स भी यहीं पे ही है, विंध्याचल माउंटेन्स के आसपास, तो यहाँ पे आपको मीजोलिथिक सॉरी यहाँ पे आपको मिडीवल मिडिल पैलियोलिथिक एज के एविडेंस मिलेंगे। एंड ऑल्सो तुंगभद्रा रिवर इस तरफ पे आपको पैलियोलिथिक के एविडेंसेस मिलेंगे, जैसे हुंसकी, कुर्नूल केव्स यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें तो अपर पैलियोलिथिक एज में, अच्छा एक और चीज़ जो हम से मिस हो गई वो यहाँ पे ये है कि लोअर पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमन बींग्स थे देवर होमो इरेक्टस। एक सेकेंड, दैट इज होमो इरेक्टस। इसके बाद जब हम मिडिल पैलियोलिथिक एज में बात करें तो इस टाइम पे निएंडरथल्स रह रहे थे। और जब हम अपर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ होमोसेपियंस हो गया था, हम लोग होमोसेपियंस ही हैं, जैसे हम दिखते हैं तो अपर पैलियोलिथिक में होमोसेपियंस इमर्ज होने शुरू हो गए थे। इसके अगर आप एविडेंसेस देखो तो मेजरली एविडेंसेस इसके आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र इस एरियाज में मिलेंगे। भीमबेटका केव्स मैंने पहले ही बताया, भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि इसके एविडेंस भीमबेटका में आपको पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, तीनों ही एज के एविडेंसेस मिलेंगे। तो इसलिए ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा रिवर के पास में है। और इसके बाद ये भीमबेटका की पेंटिंग्स हैं, ये भीमबेटका केव्स के अंदर की पेंटिंग्स हैं। यू कैन सी कि इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में क्या दिखाने की कोशिश करी है। इनकी पेंटिंग्स में हंटिंग करते हुए लोग हैं, इनकी पेंटिंग्स में यहाँ पे देखो कुछ कुछ दे आर फाइटिंग। तो बेसिकली अगर आप भीमबेटका केव्स की पेंटिंग को देखो तो इनके अंदर आपको हंटिंग, गैदरिंग और एनिमल किलिंग के एविडेंसेस मिलेंगे। किसके? हंटिंग, गैदरिंग और एनिमल किलिंग के एविडेंसेस मिलेंगे। इन तीनों चीज़ों से एक चीज़ तो समझ में आती है, उस टाइम पे लोगों का फोकस क्या था? लोगों का फोकस था ह्यूमन सब्सिस्टेंस पे, भाई जीना है। ह्यूमन सब्सिस्टेंस वॉज द मेन फोकस। अगर हम देखें एक जनरली एक वर्ड है दैट इज नोन एज पेट्रोग्लिफ। इफ यू गाइज नो व्हाट इज पेट्रोग्लिफ तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, अदरवाइज पेट्रोग्लिफ कहते हैं जब हम किसी भी इमेज को किसी रॉक पे कार्व करते हैं, वो कार्विंग हो सकती है, एनग्रेविंग हो सकती है, रॉक का टुकड़ा वहां से निकाल के और फिर उसको बनाया हो सकता है। सो पेट्रोग्लिफ को भीमबेटका में जो ये वाली जो पेट्रोग्लिफ्स है इनको स्टडी किया था WS वाकांकर ने, एंड ही फाइंड आउट कि जो मेजरली जो पेंटिंग्स पैलियोलिथिक पीरियड की हैं, इस पीरियड की, पैलियोलिथिक पीरियड की, इसके अंदर मेजरली जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सब्सिस्टेंस, मतलब कि लोग वहाँ पे जिंदा रह सकें, सिर्फ इसको डिपिक्ट करती हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे
पेलियोलिथिक एज के बाद जब हम मीजोलिथिक एज में जाएंगे तो हम देखेंगे कि पेंटिंग्स भी इवॉल्व होने लग गई। अभी जहाँ ह्यूमन सब्सिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम देखेंगे कि लोग सोसाइटी या सोशल गैदरिंग्स की भी पिक्चर बनाएंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये एक मैप है जिसके अंदर पेलियोलिथिक साइट, न्यूलिथिक साइट, मेगालिथिक साइट्स हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको एक बारी अच्छे से देख लो, क्योंकि ये पूछा जा सकता है और इनफैक्ट पूछा भी गया है, और ये एनसीईआरटी का मैप है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर सम टूल्स जो कि लोअर देन मिडिल देन अपर पैलियोलिथिक एज में मिले। सो यू कैन सी कि टूल्स भी कितने इवॉल्व हुए। पहले खाली ऐसे ही पत्थर उठा के यूज़ कर लेते थे, फिर उन्होंने थोड़ा सा पॉलिशिंग, इनको थोड़ा सा कटिंग वटिंग शुरू करी ताकि थोड़ा बेटर हो सके। और उसके बाद अपर पैलियोलिथिक में आप देखोगे कि इन्होंने कितने बेटर टूल्स बना लिए थे। दिस इज़ अ हार्पून फॉर फिशिंग, तो इसका मतलब तब फिशिंग कर रहे थे। दिस इज़ अ ब्लेड फॉर कटिंग, मे बी कटिंग एनिमल स्किन। ये देखो, ये कुछ बोन्स का बना हुआ है। तो ये लोग उस टाइम पे बोन्स के टूल और स्टोन्स के टूल बना रहे थे। इसके बाद आगे देखें तो स्टोन एज के दूसरे पार्ट पे चलते हैं, दैट इज मीजोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज हमने खत्म कर लिया है। तो पैलियोलिथिक एज में अगर हम देखना चाहें तो सिर्फ हमने क्या क्या देखा कि एक तो वो लोग वेज नॉन वेज दोनों ही कंज्यूम कर रहे थे, क्लोथ्स में भी पत्ते ही पहन रहे थे, उसके बाद केव्स में रह रहे थे, फायर डेवलप हो चुकी थी, नोमैडिक थे, स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे। इसके बाद अगर हम आगे देखें मीजोलिथिक एज को, तो मीजोलिथिक एज को जनरली हम कैरेक्टराइज करते हैं फॉर द अपीयरेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स। व्हाट इज माइक्रोलिथ्स? माइक्रोलिथ्स इज स्मॉल ब्लेडेड स्टोन टूल्स। तो इसके अंदर अब जो टूल्स हैं वो और एडवांस हो जाएंगे। जब एडवांस होंगे तो देख रहे हो आप कितने शार्प टूल्स हैं, ये देखो कितने शार्प टूल्स हैं। और दूसरा ये स्मॉल होंगे, माइक्रो है ना, माइक्रो स्मॉल होंगे, पिछले वालों से छोटे होंगे। और इसके साथ में हो सकता है ये ज्योमेट्रिक हो सकता है नॉन ज्योमेट्रिक हो। जैसे देखो कुछ टूल्स ट्राइंगुलर हैं, कुछ टूल्स रोम्बॉइड हैं, कुछ टूल्स रेक्टेंगल में है, और कुछ टूल्स का कोई शेप नहीं है, यू कैन नॉट नेम दैट शेप। तो इसलिए व्हाट आर माइक्रोलिथ्स? तो माइक्रोलिथ्स आर जनरली स्मॉल ब्लेडेड स्टोन टूल्स, छोटे होंगे। उसके बाद अगर आप इस टाइम पीरियड की बात करो तो छोटे टूल्स की वजह से माइग्रेशन आसान हो गया। तो पहले लोग शायद थोड़े दूरी तक जाते थे, अब ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो टेम्परेचर भी ना बढ़ना शुरू हो गया था। एक सेकेंड, टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो गया था। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा ह्यूमन्स को अपनी ड्वेलिंग्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, जहाँ पे वो रहते हैं वो भी चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप देखोगे कि ग्रासेस और एनिमल्स में भी कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे नई स्पीशीज हो सकता है कि इवॉल्व कर जाए। और इसके बाद अगर देखो तो यहाँ पे भी जनरली जो टूल्स हैं वो बोन, एंटलर, स्टोन टूल्स ही थे। एक जो स्पेशल चीज मीजोलिथिक के बारे में है दैट यू हैव टू लर्न, इट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज स्टार्टेड। तो किस किस को डोमेस्टिकेट कर रहे थे? दे वर डोमेस्टिकेटिंग कैटल, शीप, नो नॉट शीप, आई गेस इट्स कैटल एंड गोट, या। सो ये डोमेस्टिकेट क्यों कर रहे होंगे? मे बी एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए, मीट। मैंने बताया ही वेजिटेरियनिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर मैं मीजोलिथिक एज की बात करूं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और एक जो और चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज माइक्रोलिथ्स। ये दो वर्ड से हम मीजोलिथिक पीरियड को क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा अभी मैंने पिछली ही स्लाइड में जैसे बताया, इस वाली स्लाइड में तो देखो यहाँ पे पेट्रोग्लिफ की बात कर रहे हैं, है ना, स्टोन्स के ऊपर किस तरह से पेंटिंग करी है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल की पेंटिंग कर रहे थे। अगर हम अब देखें तो पेंटिंग में और क्या क्या डिपिक्ट करने लगे थे? वो डिपिक्ट कर रहे थे कल्चरल लाइफ, दे वर डिपिक्टिंग सेलिब्रेशन। तो अर्लियर जो चीज़ सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए थी, अब वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? कल्चरल लाइफ, कम्युनिटी सीन थे उसमें कि सब लोग बैठे हैं एंड दे आर टॉकिंग, इस तरह से थे। फैलस की वर्शिप के भी सीन है, कई कई जगह आप देखोगे फैलस वर्शिप, मतलब मे बी वो गॉड किसको मानते होंगे, उन सब की वर्शिप के भी सीन है। इनफैक्ट ग्रुप डांस के सीन है। तो अगर आप देखो तो पेंटिंग्स इवॉल्व हुई, है ना, और अब पेंटिंग्स क्या दिखाने लगी है? कल्चरल लाइफ। पेंटिंग्स दिखा रही है डिवीजन ऑफ लेबर, कि फीमेल घर बैठी है और हाउस होल्ड हैंडल कर रही है, और मेल आउटसाइड वर्ल्ड में मे बी हंटिंग और गैदरिंग करके ला रहा है। इसके अलावा अगर आप देखो तो स्टोन एज की तीसरी
जो क्लासिफिकेशन है जो हमने पढ़ी थी न्यूलिथिक एज, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये लास्ट एज है स्टोन एज की। जैसे हमने पीछे देखा था माइक्रोलिथिक थे, ये मेगालिथिक एज है। मेगालिथिक मतलब लार्ज स्टोन्स। लार्ज स्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बिल्ड थे, ह्यूमन ने असेंबल किया और एक स्ट्रक्चर बनाया विद स्टोन्स एंड बोल्डर्स। और मेन जो इसमें बात करें, इसके अंदर कैसे टूल्स थे, पॉलिश्ड टूल्स थे, टूल्स की पॉलिशिंग करी गई। इन टूल्स को कभी कभी सेल्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? CELT, सेल्स। इसके बाद न्यूलिथिक एज से ह्यूमंस वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन नेचर, मतलब इतना ज़्यादा एंटायरली डिपेंडेंट नहीं थे, वो नेचर को एक्सप्लॉइट करना सीख गए थे। यू नो व्हाट इज एक्सप्लॉइटेशन? कैसे? एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। एनिमल की डोमेस्टिकेशन तो हमने देखा मीजोलिथिक में ही शुरू कर दी थी। तो ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल डोमेस्टिकेशन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ह्यूमन पहले सिर्फ हंटर गैदरर्स था, अब वो एग्रो पेस्टोरल हो गया है, मतलब इकोनॉमी में शिफ्ट आया है फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू एग्रो। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल मतलब डोमेस्टिकेशन। ये जो गाय भैंस बकरियों को पाल के जो डोमेस्टिकेट करते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं पेस्टरलाइजेशन। तो एग्रो पेस्टोरल इकोनॉमी हो गई थी। अगर हम देखें एग्रीकल्चर में वो लोग क्या क्या उगा रहे थे, तो हम मेहरगढ़ में जाएं तो दिस इज़ अ साइट इन बलूचिस्तान ऑफ पाकिस्तान, अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान। बलूचिस्तान की ये साइट है इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंसेस मिले हैं ऑफ वीट एंड बार्ले, मतलब वीट और बार्ले दोनों ही यहाँ ग्रो करे जा रहे थे। और कोल दीवा, दिस इज आई गेस अ प्लेस इन यूपी, ईस्टर्न यूपी। यहाँ पे आपको राइस के एविडेंसेस मिलेंगे। ऑब्वियसली उस ईस्टर्न यूपी में रिवर्स हैं और राइस तो हमें पता ही है कि नदी जहाँ पे वाटर की कोई कमी ना हो, पानी की कोई कमी ना हो, वहाँ उगाया जाता है। तो ऑब्वियसली ईस्टर्न यूपी में कोल दीवा एक साइट है जहाँ पे राइस के एविडेंस मिले, अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ राइस। अच्छा, इसके बाद अगर मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो ईरान इज़ अ प्लेस जहाँ से हमारे एंशंट मैन ने एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस सीखी। और दूसरा पॉटरी, व्हील बनाने की कला, पॉटरी, क्योंकि पॉटरी बिना पहिए के तो नहीं की जा सकती ना, इसका मतलब पहिया तो आ ही गया था, व्हील के बारे में पता चल गया था अर्ली मैन को, तो पॉटरी की भी हमने ईरान से ही सीखा। तो जब हम एग्रीकल्चर करेंगे तो एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा भाई? एग्रीकल्चर खाली खाना उगाना नहीं है ना, उसको स्टोर भी करना है। तो जब हम उसको स्टोर करेंगे तो हमें उसके लिए कुछ बर्तन चाहिए होंगे। तो वी अर्ली मैन स्टार्टेड यूजिंग पॉटरी। तो इस टाइम पे तो बेसिक ही पॉटरी थी, ग्रे वेयर था, थोड़ा बहुत उसको तपा लिया, आग में तपा लिया ताकि वो थोड़ा पक्का हो जाए, उसके ऊपर मैट इम्प्रेस्ड थोड़े बहुत इंप्रेशन कर दिए ताकि वो अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सके। तो जैसे अगर मैं देखूँ तो दाउजली हेडिंग करके एक असम में जगह है, यहाँ पे काफ़ी सारे पॉलिश स्टोन टूल्स मिले जो कि न्यूलिथिक का एक फीचर है। इसके अलावा सेरेमिक्स मिले, किचन आइटम्स मिली जैसे कि ग्राइंडर्स, पेस्टल्स, मोटर्स। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर आएगा तो एग्रीकल्चर सबसे पहले हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कर लिया था इससे पहले इन मीजोलिथिक एज, है ना, अभी हमने पहले पढ़ा मीजोलिथिक में डोमेस्टिकेट कर लिया था। उसके बाद हम न्यूलिथिक में जब आए तो हमने एग्रीकल्चर करना शुरू किया। अब जब हम एग्रीकल्चर करेंगे तो हम पॉटरी भी डेवलप होगी क्योंकि भाई हमें स्टोरेज करना होगा। अब जब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पॉटरी भी डेवलप कर चुकी है, तो अब इतना ज़्यादा माइग्रेट करना इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि एक फसल को उगने में समय लगता है। और अब ऑब्वियसली हम फसल उगा चुके हैं और हम उसको स्टोर भी कर चुके हैं, तो हम जहाँ हैं वहीं रहने की कोशिश करेंगे। तो यू विल फाइंड सेटलमेंट्स, परमानेंट सेटलमेंट्स। परमानेंट क्यों? क्योंकि भाई ज़्यादा घूम नहीं सकते अब। उसके अलावा हाउसेस बनाना शुरू करेंगे क्योंकि परमानेंट रहना है ना, वहाँ जहाँ रहना है तो वहाँ पे हाउसेस बनाएंगे। किस चीज़ के बनाएंगे? मड एंड रीड के। मेहरगढ़ में अगर आप देखो तो मड ब्रिक्स के हाउसेस मिले हैं। और इसी टाइम पे मेहरगढ़ वही बलूचिस्तान पाकिस्तान के एरिया में जो है, और इसी टाइम पे अगर हम देखें बुर्ज होम विच इज़ इन कश्मीर, इस साइट पे आपको पिट ड्वेलिंग मिली है, मतलब एक खड्डा खोद के उसके अंदर रह रहे थे। तो ये दोनों ही साइट्स आपको उसी टाइम से मिली है, न्यूलिथिक एज से। अब क्योंकि एग्रीकल्चर करना शुरू कर देंगे और एग्रीकल्चर एक बंदे का काम तो है नहीं, तो बहुत सारे लोग मिलके करेंगे, तो क्या होगा? लार्ज विलेजेस बनेंगे। इससे पहले क्या था? छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग रहते थे, बट अब लार्जर ग्रुप्स बनेंगे, लार्ज बड़े बड़े विलेजेस बनेंगे जो कि डेवलप्ड होंगे और वहाँ पे हम रहना शुरू कर देंगे, परमानेंट रेजिडेंस बिल्ड करेंगे फ्रॉम मड एंड रीड।
तो आप देखोगे ये जितने भी फीचर्स हैं, ये जितने भी हमने फीचर्स पढ़े, ये कहीं ना कहीं अर्ली अर्बन कल्चर को डिपिक्ट करते हैं कि मतलब अब अर्बन सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट शुरू होने वाली है। ये अर्ली अर्बन कल्चर के फीचर्स हैं, जिसके अंदर हमने पेस्टल मोटर देखा, तो ये भी आप कह सकते हो एक तरह की छोटी छोटी मशीन्स ही हैं, ताकि हमारा काम दिन रोज़ का आसान हो जाए। हमने देखा परमानेंट सेटलमेंट्स हो गई, परमानेंट हाउसेज, पक्का हाउसेज जिसको हम आज कहते हैं, तो वो बनने शुरू हो गए। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ फीचर ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्ली अर्बनाइजेशन। इसके अलावा जब हम एक ही जगह पे रहेंगे तो यार प्रॉपर्टी की भी तो बात होगी, बट उस टाइम पे पर्सनल प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज़ नहीं थी, सब चीज़ें कॉमन में थी और सब कॉमन में ही उसको यूज़ कर रहे थे। लास्ट चीज़ दैट इज़ देयर इज़ बरियल प्रैक्टिसेस। अगर हम देखें तो न्यूलिथिक एज के बारे में कहा जाता है कि दे यूज टू बरी देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स अलॉन्ग विद देयर डेड। तो जैसे कोई मान लो किसी की डेथ हो गई तो उसके साथ में कुछ खाने का सामान रख दिया, फूड रख दिया, उसके कुछ कपड़े रख दिए, ज्वेलरी रख दी। तो इसके एविडेंसेस भी आपको मिलेंगे, जैसे कि बुरज़होम नाम से एक जगह भी हमने देखा, कश्मीर में ही है। तो बुरज़होम में देखोगे आप पिट्स में रहते थे, तो ऐसे ही एक जगह पे एक डॉग को उसके मास्टर के साथ बरी किया गया। तो इसका मतलब है दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे वो लोग। इसके अलावा अगर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर हम यहीं पे देखते चलें, तो साउथ इंडिया में कर्नाटक रीजन में बेसिकली एक जगह है जिसका नाम है पिखलीहाल। पिखलीहाल, इस एरिया में आप देखोगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तक के एविडेंसेस हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के भी एविडेंसेस हैं। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर समझते हैं ना कि मतलब एक पैच ऑफ लैंड पे पहले कुछ ग्रो किया, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा बैरन होने लगा या लिटिल बिट अनफर्टाइल होने लगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया और इसके सराउंडिंग पैच में एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। फिर थोड़े टाइम के लिए इसको छोड़ देंगे और फिर फाइनली इस पर दोबारा से शिफ्ट कर देंगे। दिस इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अभी इस वक्त इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी प्रेवलेंट है, बट इसके एविडेंसेस आपको पिकलीहल, दैट इज अ प्लेस इन कर्नाटक, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के वहाँ मिलेंगे इन न्यूलिथिक एज इटसेल्फ। ओके, इसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सेक्लूडेड बोल सको कि अरे 8000 BC आ गया तो अच्छा अब मीजोलिथिक खत्म हो गया होगा या न्यूलिथिक शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूलिथिक कल्चर्स इन इंडिया ये हर जगह एक ही टाइम पर डेवलप नहीं हुए थे, इसके अंदर रीजनल वेरिएशंस थी। जैसे हमने यहाँ भी देखा मेहरगढ़ में जहाँ मड हाउसेस, ब्रिक हाउसेस बनने शुरू हो गए थे, बुरज़होम में अभी भी पिट्स में रह रहे थे, ऐसे खड्डा खोद के रह रहे थे। तो ऑब्वियसली ये ज़रूरी नहीं है कि एक जगह अगर कुछ एडवांसमेंट हुई तो हर जगह ही वो एडवांसमेंट हुई हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भी कुछ देखा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से याद हो जाए। तो ये कुछ डायमेंशंस है कि कौन कौन सी साइट्स पे ये पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, कौन कौन सी साइट्स पे मतलब आपको मिले इसके एविडेंसेस। इसके अलावा क्लाइमेट और ये सब कुछ अभी हम आगे देखते चलते हैं। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक में देखो तो हमने 3 डिवीजन करे थे, लोअर, मिडिल, अपर। तो अगर आपको याद हो एकदम, तो मैंने पहली ही स्लाइड में बोला था कि बोरी नाम से एक जगह है महाराष्ट्र में, जहाँ इनिशियल एविडेंस मिले थे पैलियोलिथिक एज के। तो लोअर पैलियोलिथिक एज के लिए बात करें तो बोरी का नाम सबसे पहले आएगा। मिडिल में आप देखोगे तो ज़्यादातर एविडेंसेस आपको कृष्ण तुंगभद्रा वैली के अक्रॉस मिलेंगे। जब आप अपर में जाओगे तो आपको भीमबेडका, बागौर, भीमबेडका इज इन MP और बागौर विच इज़ इन राजस्थान। तो यहाँ पे आपको इसके एविडेंस मिलेंगे। भीमबेडका में अगर याद हो तो हमने वो पेट्रोग्लिफ्स के बारे में बात करी थी, है ना। सो दिस इज़ द सेम प्लेस। अच्छा, वैसे एक यूनिक बात बताऊं भीमबेटका केव्स के बारे में। भीमबेटका केव्स की जो पेंटिंग्स हैं वो अपर में, मीजोलिथिक में, न्यूलिथिक में, तीनों एजेस में, वहाँ पे तीनों एजेस की पेंटिंग्स आपको भीमबेटका केव्स में मिलेंगी। तो भीमबेटका केव्स आर इम्पॉर्टेंट। और ना कैसे पता चला कि तीनों केव्स की मतलब तीनों एरा की पेंटिंग भीमबेटका केव्स में, तो एक के ऊपर एक पेंटिंग्स को एंग्रेव किया गया है। तो जब रॉक के हमने कार्बन डेटिंग करी तो हमें पता चला कि अच्छा इस यहाँ पे जो पेंटिंग्स है उनके एविडेंसेस आपको अपर पैलियोलिथिक एज से मिलते हैं। इसके बाद अगर मीजोलिथिक एज की हम बात करें तो ये जो बागौर नाम की जगह है राजस्थान में, यहाँ पे आपको दिखेगा अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की यहीं पे हुई है। तो हमने पहले भी देखा था कि मीजोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में हमने देखा था ना, यहीं पे स्टार्ट हुई थी। तो जो अर्लीस्ट एविडेंस है डोमेस्टिकेशन का वो आपको बागौर में ही मिलेगा, विच इज़ इन राजस्थान, मतलब इस साइड पे विच इज़ इन राजस्थान। इसके बाद एक और अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ एक इम्पॉर्टेंट साइट, तो वो होगी आदमगढ़।
आदम आदमगढ़। तो आदमगढ़ इज़ अ प्लेस इन एमपी जहाँ पे भी आपको दिखेगा सबसे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो एक तो ये दो साइट हो गई। ये साइट्स याद करते चलिएगा क्योंकि पता नहीं मे बी आ सकते हैं प्री में ऐसा, और पहले आते भी थे, तो यू नेवर नो। इसके बाद एक सराय नाहर राय करके एक जगह है प्रतापगढ़ विच इज़ इन यूपी। प्रतापगढ़ विच इज़ इन यूपी। वहाँ आपको दिखेगा कि 4 स्केलेटन्स को एक ही ग्रेव में डाला गया है। तो मतलब हो सकता है वो एक पूरी फैमिली हो जिसको एक ही केव में डाला हो। तो इसके भी एविडेंसेस हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो लास्ट में आता है मीजोलिथिक के बाद जो आता है अपना न्यूलिथिक एज, जो स्टोन एज का लास्ट स्टेज है, अगर उसमें देखो तो बुर्जहोम, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे डॉग को बरी किया गया था विद हिज मास्टर, एक वो एविडेंस है, बरियल प्रैक्टिसेस के एविडेंसेस है। तो ऑब्वियसली ये साइट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा मेहरगढ़ जो हमने जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा, जब मड्स और ब्रिक्स के हाउसेज है, तो वहाँ पे ब्रिक्स के हाउसेज हैं, तो वहाँ पे इनिशियल एविडेंस मिले हैं सन ड्राइड ब्रिक्स के। सूरज में सुखाते होंगे ना ब्रिक्स को बना के, तभी तो घर बनाएंगे। तो सन ड्राइड ब्रिक्स के एविडेंस आपको मेहरगढ़ में मिलते हैं। तो ऐसे ही आप देखोगे कि ये सारी साइट्स जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, इसके बाद इससे पहले हमने एक न्यूलिथिक में और बात करी थी, एग्रीकल्चर आ गया था ना न्यूलिथिक एज में। तो आप देखोगे एक सेकेंड, सॉरी, कोलदीवा विच इज़ अ प्लेस इन इलाहाबाद यूपी। तो वहाँ पे आपको राइस के ओल्डेस्ट एविडेंस मिलेंगे। तो ये सब हम पहले भी देख चुके हैं, इट इज़ जस्ट मेयर रिविजन। मूविंग अहेड, क्लाइमेट की बात करें तो जब तक पैलियोलिथिक एज चला तो तब तक आइस एज चली, धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ता गया, तो वी एंटर्ड इनटू एन होलोसीन एरा। इफ़ यू वांट हम इस पर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट नॉट इन दिस वीडियो। इसके बाद होमो, क्योंकि ऑब्वियसली आइस एज से जब हम टेम्परेचर बढ़ेगा और एक दूसरी एज में एंटर करेंगे तो क्या होगा, स्पीसिएशन होगा, नई स्पीसीज इवॉल्व होंगी। तो स्पीसिएशन खाली ग्रासेस और एनिमल्स में ही थोड़ी होगा, ह्यूमंस में भी होगा। तो पहले ह्यूमन इरेक्टस थे अपने लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में, फिर निएंडरथल आए, सॉरी, फिर इमर्जेंस ऑफ होमोसेपियंस कब होगा आपका, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में, एंड देन ऑब्वियसली होमोसेपियंस आगे कंटिन्यू रहेंगे, और ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो होमोसेपियंस। इसके बाद अगर हम लाइवलीहुड की बात करें कि मतलब खाते क्या थे, कैसे अपना ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो पैलियोलिथिक में तो सारे के सारे हंटर गैदरर्स थे, है ना। मीजोलिथिक में भी हंटर गैदरर्स ही थे, डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया था एनिमल्स का। बट अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, जो कोलदीवा में जो राइस मिले हैं, राइस के एविडेंसेस, या मेहरगढ़ से जो वीट और बार्ले के एविडेंसेस मिले हैं, वो आपको न्यूलिथिक पीरियड से ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद डोमेस्टिकेशन की बात करूँ एनिमल्स के, तो पैलियोलिथिक में कोई डोमेस्टिकेशन नहीं था, और सोसाइटी भी छोटी छोटी नोमैडिक ग्रुप थे, दे यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट मीजोलिथिक में अगर आप देखो तो ग्रुप्स थोड़े से बड़े हो गए थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हो गया था, और न्यूलिथिक में आते आते तो ऑब्वियसली हम उसको कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। एग्रीकल्चर की बात मैंने पहले भी बोला, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू हुआ था न्यूलिथिक एज में, तो वही सेम। इसके बाद टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी हेयर आई मीन टू से कि टूल्स कैसे डेवलप हो रहे थे, या फिर जो भी वो स्टोन या फिर बोन्स से टूल्स बना रहे थे वो कैसे थे। तो पैलियोलिथिक जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, वहाँ पे तो कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे थे, वो तो एज इट इज़ जैसा था उसको वैसे ही यूज़ कर रहे थे, तो देयर वाज नो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व एज सच। मिडिल पैलियोलिथिक एज में आते आते उन्होंने 2 पत्थर लिए होंगे, और दोनों को थोड़ा थोड़ा शेप दे दे के थोड़ा सा कोशिश की कि फ्लेक्स बनाने की कोशिश करें, कुछ पतले पतले से पत्थर बनाने की कोशिश करें, बेटर टूल्स बनाए। अपर में जाके उन्होंने फ्लिंट्स बनाए, एज वी ऑल नो फ्लिंट्स और ज़्यादा शार्प हो, ऐसे कोशिश करी होगी। बट मोर और लेस यहाँ पे जितने भी टूल्स थे पैलियोलिथिक एज के, वो बिगर इन साइज थे इन कंपैरिजन टू अभी जो आएगा मीजोलिथिक एज में माइक्रोलिथ्स, स्मॉल स्टोन के टूल्स विच वर मोर शार्प, जिससे ह्यूमन की माइग्रेशन और आसान हो गई। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो आएंगे पॉलिश्ड टूल्स। पॉलिश टूल्स जिसको हम एक सेकेंड क्या बोल रहे थे, सर्ट्स या सेल्स, CELTS, जिसको हम क्या बोल रहे थे, सेल्स, पॉलिश टूल्स थे, तो मतलब ऑब्वियसली बेटर टूल्स थे।
इसके बाद अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो कपड़े क्या पहनते थे, तो पैलियोलिथिक में तो मेजॉरिटी लीव्स ही पहन रहे थे, पत्ते वत्ते पहन रहे होंगे। मीजोलिथिक में हमें एविडेंसेस मिले हैं जिसमें एनिमल स्किन के भी एविडेंसेस हैं, ऑब्वियसली फिर नियोलिथिक में मतलब मैं ये नहीं कहूँगी लीव्स डिसकॉन्टिन्यू कर दी पहनना, मे भी दोनों ही चीज़ें पहन रहे होंगे। ड्वेलिंग्स की बात करें, हाउसेज, ड्वेलिंग्स, रहते कहाँ थे, तो पैलियोलिथिक में अगर आप देखोगे तो केव्स और रॉक के शेल्टर्स में ही रहते थे, आइस एज चल रहा था, बाहर तो रह नहीं सकते थे। मीजोलिथिक में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ओपन ग्राउंड में भी रहना शुरू कर देंगे। बट जैसे जैसे न्यूलिथिक आएगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जाएंगे, अर्बनाइजेशन का एक फीचर दिखने लगेगा, अर्बनाइजेशन का एक फीचर दिखने लगेगा, अर्बन कल्चर इवॉल्व हो जाएगा। उस टाइम पे हम देखेंगे कि मड और रीड से, सन ड्राइड ब्रिक्स से, सन ड्राइड ब्रिक्स को यूज करके हाउसेस बनाएंगे, दैट विल मोर परमानेंट, है ना। उसके बाद बरियल प्रैक्टिसेस देखें तो हमें बरियल प्रैक्टिसेस मैंने बताए, बुर्जोहोम में डॉग की एक डॉग को उसके मास्टर के साथ डाला गया, है ना, तो यू कैन सी दैट ओवर हियर। इसके अलावा मूविंग अहेड, पॉटरी की बात करें तो पैलियोलिथिक एज में तो घूम ही रहे थे, पॉटरी तो नहीं लेके घूमेंगे ना, क्या क्या ही करेंगे इतना सामान लेके, और कुछ है भी नहीं स्टोर करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हंट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, खा रहे हैं। मीजोलिथिक में भी सेम ही था, हंटर गैदरर्स थे, जैसे हंट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं और खा रहे हैं, तो दे हैड नथिंग टू स्टोर एज सच, तो पॉटरी का कोई इवोल्यूशन होगा ही नहीं। इसके बाद न्यूलिथिक में आप देखोगे पॉटरी का इवोल्यूशन होगा, तो दिस इज दैट ग्रे एंड ब्लैक वेयर पॉटरी। और ऐसा ही नहीं, आप आगे देखोगे कि जैसे जैसे अब इसके बाद हम चाल्कोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे, स्टोन एज के बाद चाल्कोलिथिक, जिसको हम मेटल एज कहेंगे, आयरन एज होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा, हम ये देखेंगे ये जो ग्रे और ब्लैक वेयर पॉटरी है ये अभी बिल्कुल ही सिंपल है, इसके ऊपर कोई पेंटिंग है नहीं, पर जब हम आईबीसी में जाएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हम देखेंगे इसके ऊपर पेंटिंग है, एनग्रेविंग्स है, फिश बना रखी है कहीं कभी कुछ, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट अभी के लिए न्यूलिथिक एज की जो पॉटरी है वो बेहद सिंपल है, सीधा क्ले को लिया, बेसिकली ये बनाते किससे थे, क्ले से, क्ले को लिया और उससे ये बेसिक शेप के बर्तन बना दिए। और इनफैक्ट आपको याद हो तो अभी थोड़ा टाइम पहले ही हमने बात करी है, असम में एक साइट थी, उसके अंदर तो पेस्टल और मॉर्टर भी मिले, तो ये सब चीज़ें आपकी न्यूलिथिक एज में थी, बिकॉज ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन का आपको एक अर्बनाइजेशन कल्चर आपको दिखने लग जाएगा व्हेन यू कम टूवर्ड्स न्यूलिथिक एज। इसके बाद आर्ट या फिर पेंटिंग की बात करें तो पैलियोलिथिक एज के लोअर और मिडिल पार्ट में एज सच कोई पेंटिंग्स के एविडेंसेस नहीं मिले हैं, बट रॉक पेंटिंग के एविडेंसेस मिले हैं अपर पैलियोलिथिक एज, दैट इज भीमबेटका केव्स, भीमबेटका केव्स, ये भोपाल से थोड़ा सा साउथ में है, मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका केव्स में आपको अपर पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक तीनों के ही एविडेंसेस मिले हैं, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो भीमबेटका में जब अपर की बात करूँ पेंटिंग्स की, तो अपर पैलियोलिथिक एज में कैसे पेंटिंग्स मिले थे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सिर्फ ह्यूमन सब्सिस्टेंस लेवल की पेंटिंग है कि भाई इंसान खा रहा है, पी रहा है और जानवरों को मार रहा है, दैट्स इट, फाइटिंग हो रही है, बस जीना है किसी तरह से। बट अगर आप मीजोलिथिक की बात करो तो यहाँ पे फिर कल्चरल लाइफ को डिपिक्ट करने लग जाएंगे अपने पेंटिंग में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिपिक्ट करेंगे। रिलीजियस प्रैक्टिस कैसे, फैलस वर्शिप, याद है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, फैलस वर्शिप, है ना। तो और न्यूलिथिक में तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही करेंगे, अब ह्यूमंस को आ गया था अपने आप को एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, पेंटिंग की फॉर्म में एक्सप्रेस करना आ गया था। तो और ऑब्वियसली जब वो लोग एक ही जगह रहेंगे, नियोलिथिक का तो एक फीचर था ना, बड़े बड़े विलेजेस में साथ रहेंगे, तो जब साथ रहेंगे और कल्चरल लाइफ को एंजॉय करने लगेंगे तो ऑब्वियसली वो उनके आर्ट में डिपिक्ट भी होने लगेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पूरी की पूरी स्टोन एज को ख़त्म किया है। आई कैन अश्योर यू स्टोन एज इससे बाहर तो कहीं नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हम चाल्कोलिथिक एज को ख़त्म करेंगे और इसके साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्टे ट्यून्ड। कल हम दोबारा मिलते हैं और इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।